उसमें हमें पावर लगानी पड़ेगी, तभी वो सीक्रेशंस बाहर आएंगे। और आप हमेशा जानते हो कि जब भी सांस ली जाती है तो हमारा टमी कैसा होना चाहिए, बाहर आना चाहिए। क्यों? मैं पेशेंट को किस लैंग्वेज में समझाता हूँ, इसको हम डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग बोलते हैं। हम जानते हैं कि हमारा जो डायफ्राम है वो डोम शेप का होता है। इस तरीके से जब आप सांस लेते हो तो सांस जैसे ही अंदर गई तो लंग्स डायफ्राम को नीचे की तरफ ढकेलते हैं, और डायफ्राम कैसा होता है, फ्लैट, जिसकी वजह से उसके नीचे जितना जो टमी एरिया होता है वो सब बाहर निकलता है, बाहर की तरफ। और जब आप सांस छोड़ते हो तो फिर क्या होता है, डायफ्राम फिर अगेन अपने अपने वापस शेप में आता है, सारी ईयर ऊपर, और जो अपना टमी है वो वापस नॉर्मल आ जाता है। यानी किस तरीके से मैं पेशेंट को समझाता हूँ कि जब भी एक आपने बैलून देखा है, मैं हिंदी में उनको बोलता हूँ कि आपने गुब्बारा बैलून देखा है, आप उसमें हवा भरोगे तो क्या होगा, बोलते हैं सर फूलेगा। तो वही चीज है, तो वही मैं उनका बोलता हूँ कि जो आपका पेट है वो गुब्बारे की तरह, जब आप उसमें सांस भरोगे, बल्कि ऐसा सोचना नहीं कि टम्मी में सांस भरती है, सांस लंग्स में भरती है, उनको लैंग्वेज बताता हूँ कि आप उसके अंदर सांस भरोगे तो क्या होगा, बोले सर फूलेगा। तो यानी आपका पेट कैसा जाना चाहिए, सांस लेने पर सर फूलना चाहिए, और जब हवा निकालोगे तो गुब्बारा पिचकता है, तो सर बाहर जाना चाहिए। तो ये जो लैंग्वेज होती है तब उसे समझ आता है, वरना आप उसे समझाओगे कि अच्छा सांस लो, पेट पे हाथ रखो, बाहर नहीं समझ आती उसको। पहले पेशेंट को, जब बिल्कुल पेशेंट को कुछ तो उसे मैकेनिज्म समझानी पड़ती है अपनी लैंग्वेज में। तो क्या हम बोलते हैं कि एक हाथ अपना टम्मी पे रखो, एक हाथ अपना चेस्ट पे रखो, जब आप सांस अंदर लो तो टमी बाहर जाना चाहिए, जब आप सांस छोड़ो तो टमी अंदर जाना चाहिए। इसलिए इसमें लिखा है कि जब ब्रीथ आउट करो तो आपका ऐसा आपको फील होना चाहिए कि आपका टमी टाइट हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप सांस ताकत के साथ बाहर निकाल रहे हो। आप एक काम करो, सांस ले लो और उसकी पूरी ताकत से सांस बाहर निकालो, और एक अपना हाथ अपने टम्मी पर रखो, सब करो। आप जैसी करोगे तो एकदम टम्मी है ना, एकदम एकदम स्पीड से अंदर जाएगा, और आपको ऐसा लगेगा कि आपकी मसल्स की जो, अब इसमें क्या हम करने को बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं कि ऐसे पेट से भी प्रेशर लगाओ, पेट की मसल भी टाइट कर लो, टम्मी की मसल भी टाइट कर लो, जिससे एकदम प्रेशर के साथ क्या हो, ब्रीथ आउट हो। ठीक है ना? यानी हम डोम जो आपका डायफ्राम है उससे भी प्रेशर लगवा रहे हैं। क्लियर? अब हम इसको डीप में पढ़ने वाले हैं कि ये सब हमने पढ़ तो लिया सर, ब्रीथ इन करना है, आउट करना है, रोक के रखना है, मगर कैसे, कैसे, किस तरीके से, कितने सेकंड का, क्या सब कुछ है, अब वो उस पर पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये समझेंगे कि इसमें फेज क्या क्या होते हैं। तो ये हमने समझ लिया। अब ये लास्ट लाइन लिखी है कि वन शुड लिसन एंड फील। जब भी अब ये आप करोगे, ये सब करोगे, तो उसमें आपको डेफिनेशन भी पढ़ के आए थे कि आपको अपने सीक्रेशन की आवाज सुनने को मिलेगी। जैसे ब्रीथ आउट करोगे, मैं समझा चुका था, क्यों बार बार नहीं बताऊंगा, है ना। सीक्रेशन और फील भी होंगे, जब वो ऊपर आएंगे तो उस तरीके से आपको बिल्कुल इनकी आवाज सुनने को मिलेगी। और तीनों लेवल पर, बिगिनिंग, मिडिल और एंड। और मैंने कहा था तीनों मतलब क्या, कि बिगिनिंग, जब आपको बिगिनिंग में आवाज आ रही है साउंड, इसका मतलब क्या है कि आपके जो स्टार्टिंग में एकदम तुरंत आवाज आ गई, इसका मतलब जो आपकी सीक्रेशन जो आपको बजे, वो कौन सी सीक्रेशन है, वो टर्शरी ब्रोंकाइट में, बिल्कुल एंड स्टेज पे। फिर अगर मिडिल पे आई, इसका मतलब जो आपकी सीक्रेशन है वो बीच में आ चुकी है। और अगर आपको जो बिल्कुल एंड में आवाज आएगी, इसका मतलब क्या है कि आपकी सिक्रेशन बिल्कुल ऊपर आ चुके हैं। ये तीन ही फेज में काम करेगी, और ये तीन फेज के बाद आप उन सिक्रेशंस को बाहर निकाल दोगे। इसलिए हमने कहा था कि आपका कितना भी मन करे, क्योंकि अगर मान के चलो इससे इस लेवल पर सिक्रेशन आ गया, आपका बहुत मन करेगा कि आप कफ कर दो और बाहर निकाल दो, लेकिन अगर आपने कफ कर दिया तो वो सिक्रेशन क्या होगा, थोड़े बहुत ही ऊपर जाएंगे, बाकी सब यही रह जाएंगे, और फिर वो वापस लौट के चले जाएंगे। तो यही पेशेंट को हमें समझाना पड़ता है कि कितना भी मन करे, आप कफ नहीं करेंगे जब तक सिक्रेशन, जब तक आपकी जो ऑटोजेनिक ड्रेनेज की जो साइकिल्स मैं भी बताऊंगा वो कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है? तो बिगिनिंग में आपको जो सुनाई दे रही है वो सब क्या है, हाई अप, एकदम स्टार्टिंग देख रहे हो, हाई अप इन लास्ट ट्यूब, पूरे ऊपर, मिडिल में, मिडिल साइज ट्यूब में, और एंड वाले पार्ट मतलब क्या, बिल्कुल यहां पर आपके पड़े हुए हैं। ठीक है? ये आपकी स्मॉल ट्यूब्स में एंड पार्ट होते हैं। अभी आप एक एक करके हम समझते चलते हैं, तीन फेज कौन कौन से होते हैं। रिमेंबर क्या लिखा है, इनहेलेशन डन बाय नोज यूजिंग डायफ्राम और लोअर चेस्ट। सांस के, जब ये बात कर चुके हैं ना, ये तो बात बार बार नहीं करेंगे कि सांस किससे लेनी है, नाक से, छोड़नी किससे है, मुंह से। ये बार बार बात करना अच्छी बात तो नहीं है ना, हम समझ रहे हैं पैटर्न है, यही कर रहा है, नाक से सांस लेनी है। बहुत सिंपल भाषा में समझो ये काम कैसे कर रही है। नाक से सांस ले रहे हो, नोज से 2-3 सेकंड का होल्ड कर रहे हो, फिर मुंह से छोड़ रहे हो, यही तो कर रहे हो। अब इसी को अपन डिफरेंट, अब इसको समझेंगे कि करना कैसे। ये बिल्कुल एक सिंपल भाषा में समझ आ गया, बस इसी का एडवांस वर्जन क्या होगा, उसी को ऑटोजेनिक ड्रेनेज कहोगे। ठीक है? तो एक्सेल यही से लिखा है, इनहेलेशन डायफ्राम 2-2 सेकंड का होल्ड, फिर एक्सेल करना है विद माउथ, विद ओपन ग्लोटिस, फीलिंग द वाइब्रेशन। आपको हर बार समझ आएगा कि आपकी सीक्रेशन ऊपर आ रहे हैं, है ना। और हमने कहा था एक हैंड आपको कहाँ रखना है, चेस्ट पर, जिससे सीक्रेशन समझ आए ऊपर आ रहा है, एक चेस्ट आपको टम्मी पर, जिससे आपको टम्मी से, क्योंकि आपको फील हो कि आप डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग कर रहे हो। ठीक है?
अब ये 3 फेज पे काम करेगी। यही 3 फेज एग्जाम में बहुत अच्छे से लिख के आने होते हैं, नंबर यहीं से मिलेंगे आपको। अभी तक तो जो कुछ था वो बेसिक था, मेन जो कुछ है वो यहां से शुरू हो रहा है। अनस्टिकी फेज, कलेक्टिंग फेज और इवैक्यूएटिंग फेज, ये तीनों किसकी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं? म्यूकस, जो अंदर सीक्रेशन है वो, कि यानी जो पहला, देखो अब सीधी सी बात है, अगर ये मेरी ब्रोंका है, अगर ये सीक्रेशन यहां पर फंसा हुआ है तो मैं सीक्रेशन को ऊपर कैसे निकालूंगा? सबसे पहले मेरा काम क्या होगा कि सर इसको, सीक्रेशन को इस बॉल से हटाओ, जिससे वो चिपका हुआ है पहले वो तो निकालो, तभी तो बाहर होगा। यानी पहला होगा अनस्टिकी फेज, यानी इस सीक्रेशन को हमें क्या करना है? इस वॉल से हटाना है। फिर होता है कलेक्टिंग। कलेक्टिंग का मतलब क्या कि कुछ सीक्रेशन, एक सीक्रेशन यहाँ था, एक सीक्रेशन यहाँ था, तो सारे सीक्रेशन को एक जगह पर कलेक्ट करके लेके आना है सेंटर पार्ट में। यहाँ पर लेके आ गए ऊपर, सब सीक्रेशन को इकट्ठा करके ऊपर लेकर आ गए। और फिर लास्ट पेज होता है इवैक्यूएट, यानी बाहर उसको हमने माउथ के थ्रू सब बाहर उसको खत्म निकाल दिया। ये 3 फेज हमारे होते हैं। बस अब इसी 3 फेज को एक एक करके समझते हैं। देखो इसकी ना भी साइकिल भी बहुत अच्छे से बताऊंगा, उसमें और ज्यादा अच्छे से आपको समझते आते चलेगा, ठीक है। अनस्टिकी फेस क्या है? पहले ही नाम से ही समझ आ रहा है कि अनस्टिक करना किसको? जो म्यूकस है, सीक्रेशन है, उनको अपनी जगह से अनस्टिक करना, मतलब कैसे हिंदी में बोले तो निकालना अपनी जगह से। दिस फेस मोबिलाइज म्यूकस फ्रॉम पेरिफेरी ऑफ लंग्स, सीधी बात है। लंग्स की पेरिफेरी, जो ब्रोंकाई की पेरिफेरी है, जो वॉल है, इससे उनको मोबिलाइज करना, यानी उसको वहां से हटाना, ठीक है ना, निकालना। यही पहला फेज है, ठीक है ना, फ्रॉम पेरिफेरी ऑफ लंग्स। ये करेंगे कैसे? बाय लोअरिंग मिड टाइडल वॉल्यूम बिलो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी लेवल। बहुत खतरनाक लाइन है ना। हिंदी में सर क्या? कुछ नहीं, गहरी सांस लेकर। कैसे? बिलो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी के बिलो जाएंगे, यानी उसके नीचे जाएंगे। तो समझ में आनी चाहिए पहले व्हाट इज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, यानी उसके भी नीचे जाना है। तो व्हाट इज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी हम जानते हैं, एक्सपायरेटरी क्या होती है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी होती है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। इसको बोलते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। रेजिडुअल कैपेसिटी तो सबने सुनी ना, क्या होती है रेजिडुअल वॉल्यूम? लंग्स का वो अमाउंट जो हमेशा आप कितना भी फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर दो लेकिन उस अमाउंट को बाहर नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि लंग्स एक्ट लाइक अ बैलून। अगर आपने वो हवा भी बाहर निकाल दी तो लंग्स की जो अलवलाई है वो क्या कर जाएंगी? कोलैप्स कर जाएंगी, और फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो एक रेजिडुअल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम हमेशा आपके लंग्स में बरकरार रहता है, उसे वो, और वो कितना अमाउंट में होता है? 1.2 लीटर, ठीक है ना। और उसमें अगर आपकी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं, मतलब जो एकदम आप पूरी ताकत के साथ जो सांस बाहर निकालते हो ना, आवाज आई, ये जो पूरी ताकत निकालो पूरी ताकत के साथ बाहर, जो आपने, इसी को बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और ये होता है 1.1 लीटर के अराउंड, ठीक है। इन दोनों को मिक्स करके बोलते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। यानी आपको कितने ही, आपको पूरी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बाहर निकाल देनी है, पूरी जितनी अंदर आपके अंदर ताकत है पूरी ताकत से बाहर निकाल दी है सांस, उसको उस लेवल, ठीक है। तो हमें क्या करना है? सारी की सारी एयर को बाहर निकाल कर क्या करना है हमें? अब जो भी है, क्या जो भी सिक्रेशंस जमा हो गए हैं उनको क्या करना है? बाहर निकालना है। तो फ्रॉम पेरीफेरी ऑफ लंग्स बाय लोअरिंग मिड टाइडल वॉल्यूम बिलो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, यानी हमें पूरा का पूरा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम निकाल देना है। सिंपल लैंग्वेज में, ब्रीथ एज मच एयर आउट ऑफ योर चेस्ट एज यू कैन, इसी को बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जितने आपके अंदर सांस है पूरी बाहर निकाल दो। उससे क्या होगा? क्या होगा? ये सांस बाहर निकाल से अनिश्चित कैसे होंगे? दिमाग लगाओ सर, कैसे होंगे? हर चीज को समझने की कोशिश करो, रट्टा किसी पे मत मारो। क्या कि ये जो ब्रोंकाई है इसके अंदर जो सीक्रेशंस हैं, क्या मैंने बोला, जब आप इनके अंदर, जब आप सांस बाहर की तरफ एक्सपायर करोगे तो जो अंदर से एयर आएगी, क्योंकि देखो आप जब सांस अंदर से अगर आपने पूरी ताकत से ली तो वो सीक्रेशंस को क्या करेगी? अंदर की तरफ को पुश करेगी। मगर अगर आपने क्या करा, सांस नॉर्मली लेने के बाद अगर फोर्स के साथ बाहर निकाला तो उससे क्या होगा? वो जो आपकी ईयर है वो इन सिक्रेशन से क्या करेगी? कोलाइड करेगी। और अब वैसे तो नॉर्मली कोलाइड कर ही रही है, लेकिन अगर आपने फोर्स के साथ बाहर निकाली तो एक फोर्स के साथ कोलाइड करेगी।
और कोलाइड कर कॉलिजन होने की वजह से जो सीक्रेशन अपनी वॉल से अटैच्ड है ये यहाँ से टूट जाएंगे, जो क्या हो स्टिकी सीक्रेशन से वो अनस्टिक हो जाएंगे ड्यू टू कॉलिजन या ड्यू टू एक एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। समझ आ गया? इसीलिए ये इसको हम फोर्स को क्या कहते हैं, इसलिए यहाँ पर जब अनस्टिकी फेज होता है तो हम क्या कहते हैं, सांस तो नॉर्मली ले रहे हैं मगर पूरी ताकत के साथ छोड़ना है। ठीक है? ब्रीथ एज मच एयर आउट ऑफ योर चेस्ट एज यू कैन, यानी एक्सपायरी इज अ वॉल्यूम एंड देन टेक अ स्मॉल ब्रीथ इन यूजिंग टमी फीलिंग और ब्रीथ एट बॉटम ऑफ योर चेस्ट। शुद्ध हिंदी में बोले तो हमें क्या करना है, ये मैं ऐसा बार बार हिंदी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आई नो ये लैंग्वेज इसकी समझ नहीं आती, तो आप तो याद करते चलो। पहला देखो इसका 3 फेज में ये साइकिल चल रही है। पहला अब हम जो हमने फेज बोला उसमें क्या करना है मुझे, ये जो सिंपल लैंग्वेज लेवल 1 में क्या करना है मैं आपको सिंपल में बता रहा हूं। इसमें 3 लेवल रहेंगे, तीनों लेवल में आपको इस तरीके से आप एक ट्रिक याद कर लो जो मैं करी थी। ट्रिक क्या है, एक्सहेल और इनहेल, बस इसी पर काम करेंगे। पहले वाले फेज में एक्सेल ज्यादा करना है, यानी एक्सेल लंबा करना है, ज्यादा सांस छोड़नी है, कम लेनी है। इनहेल आपका क्या होगा, कम होगा। दूसरे वाले में आप इनहेल ज्यादा करोगे, ज्यादा सांस लोगे छोड़ोगे कम। और तीसरे वाले फेज में जो क्या होगा, इवैक्यूएट फेज होगा, उसमें आप सांस लेना, इनहेल और एक्सेल आपकी बराबर रहेगी। ठीक है, बस ये रिलेशन याद रख लो और कुछ नहीं करना। तो अभी हम पहले फेज में हमारी एक्सेल लंबी होगी, इनहेल छोटी होगी एक्सेल के कंपेयर में। तो लेवल 1 कैसे, अनस्टिकी बाय लो लंग लेवल ब्रीथिंग। इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें हम जो सीक्रेशन है वो एकदम लोअर लेवल तक चिपके हुए हैं। तो हमारा पहला फेज में क्या करना है, हमारे जो टर्शरी जो एंड लेवल तक के सीक्रेशन है उन सबको अपनी जगह से अनस्टिक करना है, सब कुछ निकालना है। फिर सेकेंड फेज आएगा, क्या होगा, उन सबको कलेक्ट करना है। ठीक है, कलेक्ट करके मिड में लाना है, तो उसका नाम रखेंगे हम, तो इसको बोल रहे हैं भाई लो लंग लेवल, उसको बोलेंगे मिड साइज तक। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि सबको बीच में इकट्ठा करना है। और थर्ड 1 वाले को तो हम इवैक्यूएट रखेंगे कि उसको सेंटर में लाके बाहर निकाल दो। तो लेवल 1 बाई लो लंग लेवल ब्रीथिंग, फर्स्ट एक्सहेल कंप्लीटली, पूरी पावर से सांस बाहर निकालनी है। फिर उसके बाद एक नॉर्मल स्मॉल ब्रीथ करनी है, लंबी सांस नहीं लेनी, नॉर्मल छोटी सी। फिर उस सांस को 1 से 3 सेकंड तक रोक के रखना है, फिर पूरी ताकत से सांस बाहर निकालनी है। ऐसा आपको कितनी बार करना है, 3 बार तक। आवाज नहीं आ रही आप लोग को? ऐसा आप लोग को कितनी बार करना है, 3 बार तक करना है। 3 बार करने का मतलब है 3 साइकिल चलानी है इसकी। तो पहला जो फेज रहेगा, ये सिंपल ट्रिक बता रहा हूं, जो पहला फेज रहेगा इसकी हमें 3 साइकिल चलानी होंगी। फिर अभी दूसरा फेज आएगा उसकी भी 3 साइकिल चलानी होंगी, और तीसरा फेज आएगा उसकी भी 3 साइकिल चलानी होंगी। मतलब सर क्या 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 क्या, क्या हमें ऐसे चलानी है कि पहले एक साइकिल इसकी, फिर एक इसकी, फिर एक इसकी? नहीं, पहले जो पहला फेज है इसको 3 बार करना पड़ेगा। जब ये 3 बार हो जाएगा फिर आप दूसरे फेज पे आओगे, फिर उसको 3 बार करना पड़ेगा, फिर आप तीसरे फेज पे आओगे, फिर उसे तीसरा बार 3 बार करना पड़ेगा। ठीक है ना टेक्निक? तो अभी इसको आपको कितनी बार करना है, 3 बार। लगभग एक बार करने में आपको 50 से मतलब 1 मिनट मान लो, आप तो एवरेज पकड़ो, एक साइकिल करने में 1 मिनट लगेगा आपको। तो ऐसे आपको 3 बार करने में कितने मिनट लगेंगे, 3 मिनट। ठीक है, ऐसे ही दूसरी भी रहेगी, तीसरी भी रहेगी। दूसरे वाले में भी आपको कितनी बार करना है, 3 बार। तो हमने उसको भी एक बार करने का 1 मिनट मान लो, तो वो भी कितनी, 3 मिनट। और तीसरी वाले का भी 3 मिनट। तो टोटल साइकिल कितने मिनट की हो गई पूरी, एक ऑटोजेनिक ड्रेनेज 9 मिनट की हो गई कि नहीं? क्यों? क्योंकि आपसे कोई पूछे सर जो पहला पहला फेज है सर वो 3 मिनट का होता है, दूसरा फेज भी 3 मिनट का। वैसे तो एवरेज लेते हैं कि 1 से 3 मिनट, आप तो मैं एक आपको आइडियल बता दे रहा हूँ, बाकी एवरेज आपको याद कर सको नहीं कर सको तो वैसे लिख दो, कोई नहीं, मैं तो आपको एक एवरेज बता दे रहा हूँ, है ना, एक आइडियल बता दे रहा हूँ कि हम ऐसा मानते हैं। तो पहला वाला जो फेज है अनस्टिकी फेज सर वो 3 मिनट का होता है, कलेक्टिंग फेज 3 मिनट का होता है, इवैक्यूएट फेज 3 मिनट का। क्यों होता है सर ऐसा? सर क्योंकि हमें हर किसी की 3 साइकिल करनी पड़ती हैं, और एक जो साइकिल है सर वो लगभग 1 मिनट में होती है। कैसे? करके देखो, करके देखो। हमें क्या करना है, हमें लगभग, अब देखो, अब आपको पहले खुद से परफॉर्म करो। कैसे इन्होंने बोला है, देखो मैं भी परफॉर्म करता हूं, आप भी परफॉर्म करो मेरे साथ साथ। क्या बोला है? फर्स्ट एक्सेल कंप्लीट, देन इनहेल अ नॉर्मल ब्रीथ। फिर थोड़ी सी सांस लेनी है, 2-3 सेकंड तक रोक के रखनी है,
फिर पूरी छोड़ देनी है। ठीक है, ये कैसी कितनी हो गई, एक साइकिल हो गई। ठीक है ना। अब आप तो बोलोगे सर हम तो 20 सेकंड में कर देंगे, आप 1 मिनट बोल रहे हो। तो आप नॉर्मल हो, जो हॉस्पिटल में बेड रिडन है उनको वो धीरे धीरे करते हैं, इसलिए इसको 1 से 3 मिनट बोला है, समझ रहे हो। अगर आप 30 सेकंड 20 सेकंड में भी कर लोगे, 20 सेकंड में भी कर लोगे तो 20 सेकंड में एक साइकिल, तो 3 साइकिल कितने में हो गई, 1 मिनट में, इसलिए इसमें 1 से 3 मिनट लिखा है। इसलिए मैंने आपको, जो हॉस्पिटल में होते हैं उनका मैंने 1 मिनट बता दिया, आप 20 सेकंड में कर लोगे, इसलिए मैंने आपको एवरेज आगे समझ 1 से 3 मिनट क्यों, क्योंकि आप डिपेंड करता है, कोई एक साइकिल 20 सेकंड में भी कर लेगा, कोई 1 मिनट में कर पाएगा, तो आप तो एवरेज लेके चलोगे। ऐसे हमें 3 साइकिल करनी है, तो एक साइकिल आप 20 से लेके 60 सेकंड के बीच में करोगे, तो इसलिए मैंने 1 से 3 मिनट का एवरेज लिखा है। कैसे करना है, पहले पूरी सांस छोड़ो, छोड़ दी, उसके बाद में बीच में देखो मेरे को बोलना पड़ रहा है, फिर अगली बार मैं करूंगा तो नहीं बोलूंगा। साइकिल सांस छोड़ने के बाद फिर एक सांस पूरी डीप नहीं लेनी, थोड़ी सी नॉर्मल, उसको 2-3 सेकंड तक रोक के रखनी है, फिर पूरी सांस छोड़नी है। कैसे, देखो, नाक क्या करा, पहले मैंने पूरी मुंह से सांस छोड़ी, पूरी छोड़ दी, उसके बाद मैंने नाक से सांस ली, पूरी नहीं ली, नॉर्मल ब्रीथ, उसको 2-3 सेकंड तक रोक के रखा, 1 से 3 सेकंड का होल्ड करा मैंने, 3 सेकंड का होल्ड करा, और फिर मैंने मुंह से पूरी छोड़ दी। ये मेरा पहला फेज है। इसलिए ये कौन सा फेज है, इट्स कॉल्ड अनस्टिकी फेज। ये फेज आपका क्या करेगा, आपके लंग्स के अंदर से सिक्रीशंस को अनस्टिक करेगा। मैं अगेन एक बार परफॉर्म करता हूं, आप भी मेरे साथ करो। क्या करा, पहले पूरी सांस छोड़ी, फिर मैंने मुंह बंद करके नाक से सांस ली, 2-3 सेकंड का होल्ड करा, फिर मैंने मुंह से पूरी छोड़ दी। ठीक है, यही लैंग्वेज में यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये पहला फेज था। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट एक्सेल कंप्लीटली, है ना, ईआरवी, इनहेल स्मॉल नॉर्मल ब्रीथ, 1 से 3 सेकंड रोकना है, एक्सेल कंप्लीटली, और ये एक से रिपीट करना है इसको 1 से 3 मिनट तक। इसमें साइकिल नहीं लिखा हुआ है कितने साइकिल, आप तो साइकिल याद रखो, 3 साइकिल, तीनों की 3-3 साइकिल है, और तीनों का आपको एवरेज 1 से 3 मिनट लिखना है। लेकिन मैंने आपको एक अभी बता दिया था रिलेशन ऐसे कैसे। ठीक है, और ऐसे लगभग इसलिए जब आप टोटल करने जाओगे, तो अब इसलिए जब इसका टोटल एवरेज लिखोगे तो टोटल एवरेज भी आप 3 से 9 मिनट लिखोगे। क्यों, क्योंकि अगर 1-1 मिनट जोड़ लोगे तो 3 हो गया, 3-3 जोड़ लोगे तो 9 हो गया। तो ये डिपेंड करेगा ना पेशेंट की कंडीशन कौन सी है, ये मत बोलना कि कौन कैसे करेगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं लेवल 2। लेवल 2 कौन सा फेज है सर, कलेक्टिंग फेज। देखो इसमें वो अभी बता दिया मैंने, क्या यही बोला था। अब देखो, अब इसको पढ़ो एक बार, कितना सिंपल लिखा है, ब्रीथ एज मच एयर आउट कर रहे थे अपन ने, एंड तो हम सेकेंड फेज क्या, वही हमने बोला था कि ब्रीथ करा था, क्रैकलिंग, सब वो फर्स्ट फेज में ही हमने साउंड सुनने थे, और ऐसा हमने क्या बोला था, एटलीस्ट 3 ब्रेथ, यानी क्या 3 ब्रेथ का मतलब क्या, 3 साइकिल चलानी है। ठीक है ना। फिर उसके बाद हमें ये 3 साइकिल चलाने के बाद अब हम सेकेंड स्टेप पे पहुंचेंगे, जिसका नाम है कलेक्ट सिक्रेशन। इसमें क्या कराना है, इसमें आपका काम है, दिस फेस कलेक्ट म्यूकस इन मिडिल ईयरवे, क्योंकि सारे जो एंड स्टेज पे थे वो सारे म्यूकस को आपको कहा, मिडिल स्टेज पे लेके आना है। और फिर थर्ड स्टेज में मिडिल से आपको क्या लेके आना है, ऊपर लेकर उसको इवैक्यूएट कर देना है, बाहर निकाल देना है। तो म्यूकस इन मिडिल ईयरवे बाय इंक्रीजिंग लंग वॉल्यूम। कैसे करेंगे, एज द क्रैकल ऑफ सीक्रेशन स्टार्टेड टू गेट लाउडर, चेंजेस टू मीडियम साइज। आपको जो आपके सीक्रेशन है वो पेशेंट को उसकी आवाज तेज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, सिक्रेशन जैसे जैसे ऊपर आते चले जाएंगे तो पेशेंट को उसकी जो सिक्रेशन की आवाज है वो क्या होने लग जाएगी, तेज। तो यही टेक्निक होती है कि हम पेशेंट से पूछते हैं कि आपको जो सिक्रेशन उसकी आवाज तेज हुई, वो लेगा नहीं, तो फिर ऊपर वाला फेज फिर से कराओ। इसका मतलब है कि उसने जो अनस्टिकी फेज है वो सही से नहीं करा, फिर कराओ, भले 3 साइकिल होगी, फिर कराओ बार बार, कि जब तक उसे इसकी आवाज बढ़ी, उसने बोला कि हाँ मुझे फील हो रहा है कि सिक्रेशन ऊपर आ गए, तब आप दूसरे फेज पे आओगे, कलेक्टिंग। फिर कलेक्टिंग के बाद फिर आप पूछते हो कि आपको हुआ, उसने बोला नहीं, आप तो आप बोलोगे ऊपर ऐसा लग रहा है सिक्रेशन ऊपर तक आ गए, पूरे पूरे बोला नहीं आए, तो बोले फिर, तो फिर क्या बोलोगे कि कलेक्टिंग फेज पे फिर उसको रिपीट करो। तो ये हमारा काम होता है। भले हम थ्योरी में पढ़ लेते हैं 3-3 साइकिल, लेकिन जब आप पेशेंट को प्रैक्टिकली कराओगे तो इतना आसान नहीं है कि 3 साइकिल में ही हो जाएगा। ठीक है ना। तो जब तक कोई चीज नहीं होती, लेकिन थ्योरी के एग्जाम के बेस में आप 3 साइकिल लिख के आओगे, है ना, ऑन द बेस ऑफ एग्जाम। लेकिन प्रैक्टिकल में चीजें कोई 3 साइकिल तक की कोई गारंटी नहीं है, कब 10 लग जाए, ये चीज याद रखना। तो अब हम जो सेकंड स्टेप में हमने बोला था, कलेक्ट फेज में मिडिल ईयर वे में आ गया था, आपकी आवाज तेज हो जाएंगी।
आपको जो क्या होगा, आपको खुद फील होगा कि जो आपका सीक्रेशन है पेशेंट का वो मिडिल में आ गया है ना। इसको भी 3 ब्रेथ तक ही करना है। ये कैसे करना है हमें, मैंने बोला था सेकंड, देखो अब सिंपल सी आपको टेक्निक बताई थी। पहले मैंने क्या बोला था कि पहले फेज में आपका एक्सेल बड़ा होगा इनहेल से, सेकंड फेज में इनहेल बड़ा होगा एक्सेल से, और थर्ड फेज में इनहेल और एक्सेल बराबर होगा। तो अभी एक्सेल बड़ा था कि नहीं था, इनहेल हमने कम करा था। अब इसमें हम क्या करेंगे, इनहेल को बड़ा करेंगे। तो टेक अ स्लाइटली लार्जर ब्रीथ, है ना। अब उसका उल्टा कर दो, पहले उसमें आपने एक्सपायर करा था, फिर थोड़ा सा इंस्पायर करा, फिर जाए बड़ा एक्सपायर करा, तो इसमें उसका उल्टा कर दो। इसमें क्या उल्टा कर दोगे, अब लंबी सांस ली, फिर इसको एक, उसमें भी 1 से 3 सेकंड रोका था, इसमें भी रोक लो। अब इसमें भी एक्सेल करना है, मगर मट वो सॉरी बट नॉट एज लो एज इन लेवल 1। जितना लेवल 1 में हम डीप एक्सेल कर रहे थे, उतना डीप एक्सेल नहीं करना है, ठीक है ना। तो इसमें आपका एज कंपेयर टू इनहेल बड़ा हो गया ना एक्सेल से लेवल 1 के कंपेयर में, ठीक है ना। फिर उसमें हमें वही लिसन फॉर क्रैकल्स एट द एंड ऑफ एक्सेलिंग, अब एक्सेल करना है ना। फोर, उसको भी 2 to 3 ब्रेथ तक करना। अब आप बोलोगे सर इतना डीप एक्सेल क्यों नहीं करना, इतना क्यों मना कर रहे हो आप। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने बहुत ज्यादा एक्सेल कर दिया था लेवल 1 की तरह, तो क्या होगा, वो सीक्रेशन उसको इतना ज्यादा कफ प्रमोट कर देंगे वो कि वो कफ कर ही देगा। और अगर उसने अभी सेकंड स्टेज पे ही कफ कर दिया तो थोड़े बहुत में अमाउंट सीक्रेशन बाहर निकलेगा, बाकी सब फिर अंदर चले जाएंगे। तो ये पेशेंट को समझाना होता है कि फर्स्ट स्टेज में जिसने उसने पूरी पावर के साथ एक्सेल करा था, उतना पूरी पावर के साथ एक्सेल नहीं करना, थोड़ा कम करना है, लेवल 1 के कंपेयर में लो रखना है। क्यों, वरना सीक्रेशन एकदम उसको बहुत ज्यादा अर्ज हो जाएगी किस चीज की, कफ करने की। तो वहां पर हम लेवल 1 के कंपेयर में एक्सेल का जो उसको लो, उतना लो नहीं जाएंगे हम। तो बट नॉट एज लो एज इन लेवल 1, जितना लेवल 1 में लो था एक्सेल, जितना डीप हम लेके आ रहे थे उतना नहीं लेके आएंगे। क्यों, क्योंकि अब आप इसको फंडा समझ आ रहा है, क्योंकि सर जो सीक्रेशन है वो मिडिल में है, और अगर हमने ज्यादा एक्सेल करा दिया तो पेशेंट अपनी अर्ज रोक नहीं पाएगा। उसको तो मन होगा ना कि कैसे भी करके कफ कर दो, और अगर उसने कफ कर दिया तो आपकी जो जितनी ये मेहनत थी ये सब हो गई बर्बाद, फिर आप शुरू से पहुंच जाओगे अनिस्टिक की फेज पे, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ पर डीप सांस लेनी है। डीप सांस क्यों लेनी है, क्योंकि आपको जो सारे म्यूकस है उनको क्या करना है, आप जो मिडिल में लाके उन्हें फिर से अनस्टिक करके उनको सबको क्या कलेक्ट करना है। तो आपने डीप इंस्पिरेशन करा मगर एक्सपिरेशन आपने कम करा, किसके कंपेयर में, अनिस्टिक की फेज के कंपेयर में, ठीक है। तो बट नॉट एज लो एज इन लेवल 1। अगेन वही सब, फिर वही सब बात है, क्रैकल्स की साउंड सुनो एंड के एक्सेल में, और इसको भी आपको 3 साइकिल तक चलाना है। ये तो हम पूरी वही बात बार बार करते आ रहे हैं। 3 साइकिल मतलब आप तो अब टाइम भी समझ गए होंगे, ठीक है ना। वही 1 मिनट का वही सीन मैं पहले भी बता चुका हूँ। अब लास्ट बने वैक्यूएट फेस। इसमें क्या करना है, कलेक्ट सारे म्यूकस आपके कहाँ गए हैं, ऊपर, बिल्कुल ऊपर आ चुके हैं। तो कलेक्ट म्यूकस इन इज नाउ इवैक्यूएट आउट। अब हमें सारे जो म्यूकस ऊपर की तरफ आ गए थे उन सबको अब हमें निकाल देना है बाहर। तो व्हेन द क्रैकल्स आर लाउडर, और सीधी बात है, मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूं, जितनी सीक्रेशन ऊपर आते जाएंगी उतनी ही पेशेंट को जो साउंड है क्रैकल्स की उसकी उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। तो अब इसमें आपको क्या करना है, टेक अ लॉन्ग स्लो फुल ब्रीथ, यानी एक लंबी गहरी सांस लेनी है जितनी आपकी ताकत है, ठीक है। और इसमें उतनी और उसी ताकत के साथ आपको पूरी बाहर निकालनी है। यानी पहले वाले में हमने क्या देखा था कि आपका एक्सेल बढ़ा था कि नहीं, फर्स्ट फेज में याद आए। सेकंड फेज में इनहेल बढ़ाता है एक्सेल के कंपेयर, वो सॉरी इनहेल बढ़ा था एक्सेल के कंपेयर में, भी पढ़ के आए हो। और थर्ड वन में इनहेल और एक्सेल बराबर होंगे, यानी इनहेल भी पूरी ताकत के साथ, एक्सेल भी पूरी ताकत के साथ। पहले एक्सेल पूरी ताकत के साथ, इनहेल कम, दूसरे में इनहेल पूरी, एक्सेल कम, दूसरी वाली में इनहेल भी पूरी ताकत के साथ, एक्सेल भी पूरी ताकत के साथ। क्यों सर, क्यों पूरी, इनहेल पूरी क्यों, क्योंकि सीक्रेशन पूरे आ गए हैं। आप पूरी ताकत के साथ एयर लोगे तो वो एयर पूरी आपके क्या, सीक्रेशन से चिपक जाएगी, और फिर आप पूरी ताकत से एक्सेल करोगे तभी तो वो एयर क्या करेगी, वो सारे सीक्रेशन को खींच के बाहर लाएगी, जिसको आप हफिंग बोलते हैं, हाँ, और पूरी करके बाहर निकाल दोगे, ठीक है। यानी नाउ अब क्या करोगे, आफ्टर डीप, जैसे आपने डीप इंस्पिरेट रिजर्व वॉल्यूम कर ली, कलेक्ट म्यूकस हो गए, अब आप उसको क्या करोगे, बाय स्ट्रॉन्ग एक्सपायरेशन, और एकदम लंबी गहरी सांस लेने का, लंबी गहरी सांस आप छोड़ दोगे, हाई वॉल्यूम कप कर दोगे, ठीक है ना। तो अब ये मैंने आपको कहा था, ये आपको कितने मिनट करना होता है, लगभग 30 से 40 मिनट। यानी एक, अगर मैं आपको देखो, ये पहले इसको मैं ये लास्ट वाली पेज इसकी फॉर्म में भी समझा दूं एक बार, फिर मैं इसको आपको पूरा समअप करके समझाता हूँ कि इसको कैसे मिनट में करते हैं। तो लेवल 3 में क्या, म्यूकस आपके सेंट्रल एयर, अब इन सबको बाहर निकालना है, तो वही सब इसमें नॉर्मल हाई वॉल्यूम में इंस्पिरेटरी,
और एकदम स्लो डीप ब्रीथ करा, इसको भी 1 से 3 सेकंड रोका और पूरी ताकत के साथ एक्सेल भी करा। यानी पहले वाले में एक्सेल पूरी ताकत के साथ, इनहेल कम, दूसरे वाले में इनहेल ताकत के साथ, एक्सेल कम, तीसरी में एक्सेल और इनहेल पूरी ताकत के साथ और बराबर, कोई बड़ा नहीं। एक्सेल फोर्सफुली विद ओपन ग्लोटिस, क्यों? क्योंकि मुंह से ही तो म्यूकस निकलेगा। तो आप जो एक्सेल, क्योंकि हम पूरी ध्यान रखना हर बार एक्सेल हम मुंह से कर रहे हैं और इनहेल नाक से, भूलना नहीं है किसी में भी। तो दिस मूव्स द म्यूकस इनटू माउथ विच इज द स्प्लिट आउट इनटू द टिश्यू, इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। अब इसका एक एवरेज निकाल लो। मैंने कहा था हर साइकिल अपन को हर जो फेज है उसकी 3 साइकिल करनी है, और एक साइकिल करने में लगभग मैंने आपसे कहा था 20 सेकंड से लेके 60 सेकंड लग सकते हैं। इसलिए मैंने आपको, और हमने क्या है कि हमने आइडियल क्या मान लिया था कि एक साइकिल 1 मिनट में लग रही है, 1 मिनट में कर सकते हैं। तो 3 साइकिल करने में कितने? 3 मिनट। यानी एक पूरा जो फेज है वो कितने मिनट का हो गया? 3 मिनट का। और ऐसे कितने फेज हैं? 3 फेज हैं, 3 ही तो फेज हैं, अनस्टिकी, कलेक्टिंग और इवैक्यूएट, यानी टोटल कितना? 9 मिनट का। तो वही लिखा हुआ है देखो। और 6 से 9 क्यों लिखा है सर? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि एक साइकिल आप 1 से 3 मिनट कर सकते हो, हमने 1 मिनट पूरा एवरेज माना था, ठीक है ना, इसलिए ये 6 से 9 मिनट लिखा है, तो याद रखना, ठीक है। आप तो एवरेज ही लिख के आना है। तो मैंने तो आपको एक फंडामेंटल एक ऐसा भी बता दिया जिससे याद बना रहे, क्योंकि वहां अभी तो लगेगा कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, सीधा सीधा याद कर लेंगे हम, वहां जाके सब भूल जाते हो। हजारों टॉपिक पढ़ लोगे एग्जाम में, इतना सब कुछ पढ़ता है, एग्जाम में कुछ याद नहीं आता, ये कितने मिनट का था, कितना एवरेज लिखना है। इसलिए ट्रिक होती है कि सीधा एक एक का याद रखो, एक एक का याद रखोगे, जब ये याद आएगा तो ऑटोमेटिक, अगर ये लिखा है तो पूरे मार्क्स हैं, और अगर इतना याद आ गया तो ऑटोमेटिक फिर एवरेज तो अपने आप ही याद आ जाता। अच्छा 9, अच्छा इसका 6 से 9 था। वरना 6 से 9 याद करोगे, 2 से 3 था, 3 से 4 था, वहां सब आगे पीछे ऊपर नीचे हो जाता है और कुछ याद नहीं रहता। इसलिए हमेशा याद रखा करो कि चीजों को एक आइडियल फिगर में याद करो, क्योंकि अगर वहां आइडियल फिगर भी याद आ गया तो भी पूरे मार्क्स मिलने हैं, और आइडियल फिगर आ गया तो उसका अराउंडिंग तो अपने आप को याद आ ही जाता है, क्योंकि अपन को वहां सिर्फ एक ट्रिगर की जरूरत होती है। तो सब में हमें एक चीज याद रखनी है, ट्राई टू स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम कफिंग। हमने क्या बोला कि हर बार उसको कफिंग की अर्ज होगी, हमें रोकना है, और अगर उसने बीच में कफ कर दिया तो सब करा के करा, हमें फिर शुरू से पढ़ना पड़ेगा। तो हमें कफ उसे कब कराना है? लास्ट फेज ऑफ ऑटोजेनिक ड्रेनेज, जब सारे सिक्रेशन पूरे ऊपर आ चुके हैं, ठीक है, तब कफ कराना है। बीच में अगर करा दिया तो फिर आपको सब शुरू से करना पड़ेगा, वरना क्या है, कुछ ही अमाउंट में कफ बाहर आएगा, बाकी सब अंदर चले जाएंगे। एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है? सीधी सी बात है जो अभी तक बात कर रहे हैं। एडवांटेज क्या है? ये टेक्निक पेशेंट खुद कर सकता है ना, खुद आप उसको सिखा दो, खुद से करेगा। कोई एडिशनल इक्विपमेंट की जरूरत पड़ी, सिर्फ खुद से ही तो करना है, कुछ नहीं। कोई पोस्चरल ड्रेनेज, यानी कोई ऐसा इसको पोजीशन नहीं लेनी है कि इस पोजीशन में करो, उस पोजीशन में, कोई नहीं, सिंपल बैठ के कर सकते हो, ठीक है। ये उन पेशेंट में भी बहुत कारगर है जिनको एसिडिटी वगैरह भी हो सकती है, क्योंकि उसमें टम्मी का भी बहुत ज्यादा यूज होता है, तो उनको भी बहुत रिलीफ मिलता है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज इसमें इतनी मेहनत, क्योंकि अपन ने पढ़ा था मिनिमल कफिंग, तो इसमें क्योंकि सारे सिक्रेशन ऊपर आ गए तो पूरी ताकत में कफ लगाना ही नहीं पड़ता। इसलिए जिन लोगों को पेल्विक फ्लोर वीक है या फिर जिनको हॉस्पिटल में एडमिट है, सूजस लगे, तो वो सब ये कर सकते हैं, उनके कोई भी स्ट्रेस नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेस एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू एक्सपोर्ट इट विच रिड्यूस स्ट्रेस ऑन पेल्विक फ्लोर, क्योंकि जब डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग करते हो तो पेल्विक फ्लोर पर स्ट्रेस आता है, तो इसमें जब आप करोगे क्योंकि आपके सारे सिक्रेशन ऊपर आ गए तो आपको इतना कफ नहीं है। बात हम स्टार्टिंग। डिसएडवांटेज क्या है भैया? अब आपको कुछ सोचो, हमें ही पढ़ने में पागल हो गए तो हम ये खुद करेंगे, कम से कम हम 100 बार करेंगे तब पेशेंट को सिखा पाएंगे, तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। पेशेंट अगर थोड़ा भी अनकॉर्पोरेटिव हुआ, अनमोटिवेटेड हुआ, बच्चा हुआ, उसे कुछ भी समझ नहीं आता, ये पेशेंट नहीं, इसलिए पेशेंट को बहुत होशियार, बहुत सब कुछ करना पड़ेगा तब ये कहीं कर पाएगा, और यही चीज इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। पेशेंट को पोजीशन, सबसे बड़ी चीज पोजीशन में भी होना पड़ेगा, सिटिंग में, तो ये सारी चीजों में जब हो पाएगा तब कहीं जाकर वो ऑटोजेनिक ड्रेनेज पोजीशन जो हमने समझी वो उसको परफॉर्म कर पाएगा, ठीक है। दैट्स ऑल कंप्लीट अबाउट फॉर ऑटोजेनिक ड्रेनेज। थैंक यू।